क्या? डेट्स। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है या पूरा पाषाण काल है, उसका काल माना जाता है, इसको हम पढ़ना चालू करेंगे एक अननोन पीरियड से, और पढ़ेंगे कब तक दोस्तों? लगभग 8000 बीसी तक। एक अननोन पीरियड से इसे पढ़ना चालू करेंगे और लगभग कहां तक पढ़ेंगे दोस्तों? 8000 बीसी तक। इसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों, पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मनुष्य पूरी तरह से क्या हुआ करता था? शिकारी हुआ करता था, हंटर हुआ करता था, और वो जानवरों का शिकार करके ही वो अपना भोजन किया करता था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही वो पीरियड है जिसमें मानव ने आग की खोज कर ली थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मानव ने आग की खोज कौन से काल में की थी, तो वो कौन सा काल है दोस्तों? पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड। यही वो पीरियड है जिसमें मानव ने आग की खोज कर ली थी। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल वो काल है जिसमें मनुष्य अब केवल शिकारी नहीं हुआ करता था। मनुष्य जानवरों का केवल शिकार नहीं किया करता था, बल्कि अब उसने जानवरों का पशुपालन करना भी शुरू कर दिया था। इसने डोमेस्टिकेशन करने की भी शुरुआत कर दी थी। और इस पीरियड को हम पढ़ेंगे लगभग 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल वो काल है जिसमें मानव ने पशुपालन के साथ साथ एग्रीकल्चर या कृषि करने की भी शुरुआत कर दी थी। और इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों 4000 बीसी से लगभग 2500 बीसी तक। कब तक दोस्तों? 4000 बीसी से लगभग 2500 बीसी तक। लेकिन दोस्तों, मानव ने और भी बड़ी उपलब्धि हासिल की। कब? जब ईसा मसीह को जन्म लेने में लगभग 2500 साल बाकी थे, तब मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की? तांबे की खोज की। और ध्यान रखिए दोस्तों, हम पाषाण युग से किसमें आ गए? ताम्र युग में आ गए। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी समय मानव को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। कब? जब मानव ने लिपि का आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार कर लिया दोस्तों? लिपि का आविष्कार कर लिया। और लिपि का जब आविष्कार कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से कन्वर्ट होकर किसमें आ गए? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आदि ऐतिहासिक काल में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी आदि ऐतिहासिक काल में हम दो अपनी सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं या सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। और जो दूसरी सभ्यता थी वो थी कौन सी सभ्यता? वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। ध्यान रखिए दोस्तों, इसी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही तांबे में टिन मिला करके ब्रोंज बना दिया था या कांसा बना दिया था। इसीलिए इसी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। और ये जो पीरियड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसे ही क्या कहा जाता है? कांस्य युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कांस्य युग भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है वो है लगभग 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का जो पीरियड है वो किसका है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का। और अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वैदिक सिविलाइजेशन का पीरियड माना जाता है लगभग 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो पीरियड है वो किसका माना जाता है? वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता का। 1750 से लेकर के जो 1500 तक का पीरियड है, ये 250 साल का पीरियड। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस समय जो भारत था वहां पर एक नेचुरल डिजास्टर या कोई बाढ़ आ गया था, और बाढ़ आने के कारण पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसीलिए इस 250 साल के पीरियड के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन और ज्यादा मनुष्य को उपलब्धि तब हासिल हुई जब उसने किसका आविष्कार कर दिया? किसकी खोज कर ली दोस्तों? लोहे की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? लोहे की खोज कर ली। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही मानव ने लोहे की खोज की तो ध्यान रखेंगे दोस्तों,
एकदम से हम ग्रामीण जीवन से किधर की ओर बढ़े, शहरीकरण की ओर बढ़े। किसकी ओर बढ़े दोस्तों, ग्रामीण जीवन से शहरीकरण की ओर बढ़े। क्यों बढ़े, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मानव ने लोहे की खोज की, आयरन की खोज की, ध्यान रखेंगे दोस्तों अभी तक जो एग्रीकल्चर की इक्विपमेंट्स बना करते थे वो लकड़ी और पत्थर के इक्विपमेंट्स बना करते थे, लेकिन अब लोहे के इक्विपमेंट्स बनना चालू हो गए। और जैसे ही लोहे के इक्विपमेंट्स बनेंगे जमीनों को ज्यादा गहराई तक खोदा जाएगा, और जब जमीनें ज्यादा गहराई से खोदी जाएंगी तो उसकी उर्वरता या उसकी फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उससे उत्पादन की मात्रा बढ़ी। उत्पादन की मात्रा बढ़ने से लोगों की आय बढ़ी, और जैसे ही लोगों की आय बढ़ी, आमदनी बढ़ी, लोग ग्रामीण से शहरीकरण की तरफ क्या होते गए, तब्दील होते गए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों हम पहुंच गए किसमें, हिस्टोरिक पीरियड में। और इसे हिस्टोरिक पीरियड को इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जितनी भी लिपियां मानव के द्वारा लिखी गई है उन सबको पढ़ा भी जा चुका है। ध्यान रखेंगे दोस्तों अब हम किस में पहुंच गए, हिस्टोरिक पीरियड में पहुंच गए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों यही वो हिस्टोरिक पीरियड है जिसे हम लोग पढ़ेंगे कब से कब तक, लगभग 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक। कब तक पढ़ेंगे दोस्तों, 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक। कहने का मतलब 600 बीसी से लेकर के 712 एडी लगभग जो 1312 साल का पीरियड है यही कहलाता है क्या, हिस्टोरिक पीरियड। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी हिस्टोरिक पीरियड में हमारे यहाँ कुछ धार्मिक आंदोलन होंगे, और जितने भी लोहे के जो खनिज मिलेंगे हम लोगों को, लोहे के जो जितने भी जगह मिलेंगे वो सब कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, आज जो हमारा बिहार है और झारखंड वाला इलाका है वहीं पर मिलेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों उसे ही पहले क्या कहा जाता था, मगध कहा जाता था, और उसी मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, जिसका नाम बदल करके आज क्या कर दिया गया है, पटना कर दिया गया, जो आज बिहार की राजधानी है। तो आई होप दोस्तों आपको जो एंशिएंट इंडिया है वो समझ में आ गया होगा कि एंशिएंट इंडिया को हम लोगों ने सबसे पहले 3 भागों में बांटा है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। फिर हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को फर्दर 2 एजेस में डिवाइड किया, स्टोन एज और कॉपर एज। फिर हम लोगों ने पाषाण युग को फिर से 3 पीरियड्स में या काल में डिवाइड किया, जिसमें एक था पैलियोलिथिक, दूसरा था मेसोलिथिक और तीसरा था नियोलिथिक। कहने का मतलब दोस्तों एक अननोन पीरियड से हम पढ़ना चालू करेंगे किसको, एंशिएंट इंडिया को, और पढ़ेंगे कब तक, लगभग 712 एडी तक। और 712 एडी तक ही क्यों, क्योंकि दोस्तों 712 एडी में ही अरब से पहली बार एक मुस्लिम आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम होगा क्या, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम आकर के दाहिर पर अटैक करेगा कहां, सिंध में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों वो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी होगा जो भारत में आकर के क्या करेगा, 2 साल 712 से लेकर के 714 तक राज करेगा। बस दोस्तों ये जो चेंज आया है इसी चेंज के नाम से हम लोग अब एंशिएंट से कन्वर्ट होकर किसमें आ जाएंगे दोस्तों, मेडिवल इंडिया में आ जाएंगे, मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे। और दोस्तों हम मध्यकालीन भारत को पढ़ना शुरू करेंगे 712 एडी से, और लगभग पढ़ेंगे कब तक, 1707 एडी तक। और 1707 एडी तक ही क्यों, क्योंकि 1707 एडी में ही दोस्तों हमारे यहाँ के सबसे क्रूर मुस्लिम शासक औरंगजेब की क्या होगी, मृत्यु होगी। और जिस दिन औरंगजेब मरेगा हम कन्वर्ट होकर के पहुंच जाएंगे किसमें, मॉडर्न इंडिया में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मेडिवल इंडिया को हम पढ़ना शुरू करेंगे 712 एडी से, और कब तक पढ़ेंगे दोस्तों, 1707 औरंगजेब की डेथ तक। तो ध्यान रखिए दोस्तों हमारे इतिहासकार ने हमको एक और बात बताई कि जब तक हमारे यहाँ चलेगा क्या, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, तब तक हमारे यहाँ जो रूल करेंगे वो केवल और केवल कौन होंगे दोस्तों, हिंदू होंगे। इसीलिए इसे क्या कहा गया, हिंदू रूल इन इंडिया, हिंदू रूल इन इंडिया। इसे क्या कहा गया, भारत में हिंदू शासन, भारत में हिंदू शासन। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारे देश में मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे हम, मेडिवल इंडिया में हम देखेंगे कि भारत में जितने भी लोग शासन करेंगे वो केवल और केवल क्या होंगे, मुस्लिम्स होंगे। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने इसको दूसरा से क्या कहा, मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुस्लिम रूल इन इंडिया, या भारत में मुस्लिम शासन। दोस्तों इसी मेडिवल इंडिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम आएगा और आकर के दाहिर पर अटैक करेगा 712 में, और लगभग 714 तक 2 साल ये सिंध और कश्मीर पर क्या करेगा, अपना डोमिनेंस स्थापित करके रखेगा, और लोगों पर सबसे पहली बार क्या लगाएगा, जजिया लगाएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों जजिया क्या था, तो जजिया एक टैक्स था, एक कर था जो किससे वसूला जाता था, गैर मुस्लिमों से या नॉन मुस्लिम से वसूला जाता था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों
इसी के बाद हम पढ़ेंगे 2 तुर्की आक्रमण जो करने वाला होगा सबसे पहले कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आएगा और भारत में 17 बार आक्रमण करेगा और लूटेगा हमारे यहाँ के गुजरात के सोमनाथ मंदिर को। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसी के बाद उसी से इंस्पायर होकर के एक और तुर्की व्यक्ति आएगा जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी आकर के बार बार अटैक करेगा किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। उस समय दिल्ली डायनेस्टी में जो रूल कर रहा होगा वो कौन होगा, चौहान वंश चल रहा होगा, उसी चौहान वंश में रूल कर रहा होगा कौन, पृथ्वीराज चौहान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, बार बार पृथ्वीराज चौहान पर ही आक्रमण करेगा कौन, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी को बार हरा करके माफ कर दिया कौन, पृथ्वीराज चौहान। ऐसा लगभग 16 बार होगा, 16 बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा करके क्या कर देगा, माफ कर देगा। लेकिन मोहम्मद गौरी और इधर पृथ्वीराज चौहान जो बार बार उसे माफ कर दे रहा है, पृथ्वीराज चौहान की भी सब्र का बांध टूटेगा और इन दोनों के बीच एक फेमस बैटल लड़ा जाएगा। कब, 1191 में, जिस बैटल का नाम क्या था दोस्तों, बैटल ऑफ तराइन, या तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध होगा 1191 में, जिसमें फिर से पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हरा दिया जाएगा किसे, मोहम्मद गौरी को। लेकिन फिर से वो माफ कर देगा हरा करके किसको, मोहम्मद गौरी को। लेकिन अगले ही साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान पर फिर से पलटवार करेगा कौन, मोहम्मद गौरी। लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाएगा किससे, पृथ्वीराज चौहान से। और क्यों जीतेगा दोस्तों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के ही ससुर जयचंद के द्वारा मदद की जाएगी किसकी, मोहम्मद गौरी की। बस अपनों ने ही लूटा है हमें, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जयचंद के द्वारा सहायता की जाएगी किसकी, मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी जीत जाएगा किससे, पृथ्वीराज चौहान से। इसी के बाद मोहम्मद गौरी अपने साथ हजारों गुलाम लेकर के आएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद गौरी की भी डेथ हो जाएगी कब, 1206 में। और जैसे ही मोहम्मद गौरी मरेगा, मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम होगा जिसका नाम होगा क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो आकर के दिल्ली सल्तनत में स्थापना करेगा किसकी, एक नए वंश की, जिसे हम जानेंगे किसके नाम से, गुलाम वंश के नाम से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। और ये दिल्ली सल्तनत चलेगी भारत में कब से कब तक, 1206 एडी से लेकर के लगभग 1256 एडी तक जो डायनेस्टी चलेगी उसका नाम क्या होगा, दिल्ली सल्तनत। और इसी दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंशों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, दूसरा होगा खिलजी वंश। कौन सा वंश दोस्तों, खिलजी वंश। और तीसरी डायनेस्टी होगी तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। चौथा हम पढ़ेंगे दोस्तों सैयद डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश। और इसका अंतिम वंश होगा लोधी वंश। और इसी लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को की हत्या करके उसे पानीपत के फर्स्ट बैटल में हरा करके एक और तुर्की जिसका नाम होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, वो आकर के हमला करेगा किसके ऊपर, इब्राहिम लोधी के ऊपर। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इब्राहिम लोधी को हराकर वो भारत में स्थापना कर देगा किसकी, एक और नई डायनेस्टी जिसका नाम होगा क्या, मुगल डायनेस्टी या मुगल सल्तनत। और इसी के बाद दोस्तों हम पढ़ना शुरू करेंगे किसे, मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी को, जिसका रूलिंग पीरियड है भारत में 1526 से लेकर के 1707 तक। और ये जो 1526 से लेकर के 1707 तक का जो पीरियड है ये मुगल वंश है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी में हम पढ़ेंगे 6 महान मुगल बादशाहों के बारे में, जिसमें सबसे पहला होगा कौन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दूसरा होगा कौन, इसी का पुत्र हुमायूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, बदरुद्दीन या अकबर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के एक और पुत्र जहांगीर के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे शाहजहां के बारे में। और अंतिम होगा कौन, औरंगजेब। लेकिन जैसे ही सन 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी, एकदम से डाउनफॉल, एकदम से पतन होगा किसका, मुगलों का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुगलों को पछाड़कर भारत में डोमिनेंस करेंगे कौन, यूरोपियंस। और यूरोपियंस में भी कौन, ब्रिटिशर्स। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के बाद जैसे ही 1707 में डेथ होगी किसकी, औरंगजेब की, हम आ जाएंगे सीधे इसमें आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया में। और मॉडर्न इंडिया में दोस्तों हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया को 1707 से लेकर के 1947 तक। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे हम 2 फेज में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1707 से लेकर के 1857 तक। हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स लगातार क्या करते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे, लेकिन हमारे भी सब्र का बांध टूटेगा कब, 1857 में। और 1857 में होगी 1857 की क्रांति। लेकिन उस 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही आसानी से, बड़ी आसानी से क्या कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के बाद हम ऑफिशियल गुलाम हो जाएंगे किसके, ब्रिटिशर्स के। और इसके बाद का जो ये 90 साल का पीरियड है दोस्तों, यही तो क्या कहलाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या कहते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के ब्रिटिशर्स के गुलाम होने की, तो भारत के ब्रिटिशर्स के गुलाम होने का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है कब से, एक डेट से, जिस डेट, जो उसका डेट है 23 जून सन 1757। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही वो डेट है जिस डेट में एक फेमस बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ प्लासी, या प्लासी का युद्ध। और इसी प्लासी के युद्ध से हम लोग गुलाम होने की स्थिति में कन्वर्ट होते गए थे, धीरे 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 करते हुए। इसी के बाद एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर, या बक्सर का युद्ध जो हुआ था तब 1764 में। इसी पीरियड में बैटल ऑफ बेदरा होगा 1759 में। लेकिन दोस्तों उसके बारे में भी हम बात नहीं करनी, हम लोगों को बात करनी है इसके बारे में, मॉडर्न इंडिया के बारे में। मॉडर्न इंडिया में भी अब बहुत सारे चेंज भी आएंगे दोस्तों। इसी पीरियड में, इसी रूलिंग पीरियड में हमारे भारत में सबसे पहला समाचार पत्र निकलेगा जिसका नाम होगा बंगाल गजट। 29 जनवरी सन 1780 को एक अंग्रेज के द्वारा, जिसका नाम था क्या, जेम्स अगस्टस हिकी, उसी के द्वारा हमारे देश का सबसे पहला समाचार पत्र निकाला जाएगा जिसका नाम होगा क्या, बंगाल गजट। इसी रूलिंग, इसी पीरियड में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सबसे पहले यात्री रेल चलवाई जाएगी। 16 अप्रैल सन 1853 को हमारे देश की सबसे पहली यात्री रेल चलेगी, जो कहां से कहां तक चलेगी दोस्तों, बंबई से लेकर के ठाणे तक चलेगी। और जिस रेल का नाम क्या था दोस्तों, ब्लैक ब्यूटी। और ध्यान रखेंगे बहुत सारे आंदोलन होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे 1707 से लेकर के 1947 तक। लेकिन जैसे ही 1947 में आएंगे दोस्तों हम, 15 अगस्त सन 1947 को हमको क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हमें आजादी मिलेगी, क्या भारत का इतिहास खत्म? नहीं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इस भारत के इतिहास को हम पढ़ेंगे कब तक, 1964 तक। 1947 से लेकर के 1964 तक हम और पढ़ेंगे। और इस पीरियड को कहा जाता है कंटेम्पररी इंडिया, या समकालीन भारत। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंटेम्पररी इंडिया या समकालीन भारत। और इस समकालीन भारत को हम 1964 तक ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो भारत के प्रिय प्रधानमंत्री हुए, सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित चेचा जवाहरलाल नेहरू, इनकी डेथ ही कब हुई थी, 1964 में हुई थी। इसीलिए दोस्तों हम अपने इतिहास को कहां तक पढ़ेंगे, 1964 तक पढ़ेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, तब जाकर के हमारे भारत का इतिहास क्या होगा, कंप्लीट होगा। कहने का मतलब दोस्तों, हम अपने इंडियन हिस्ट्री में या भारतीय इतिहास में तो पढ़ना शुरू करेंगे एक अननोन पीरियड से। और कब तक पढ़ेंगे दोस्तों, 1964 तक पढ़ेंगे। ये है हमारा सिलेबस भारतीय इतिहास का या इंडियन हिस्ट्री का, जिसे हमको पढ़ना है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी हुमायूं के कंटेम्पररी हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। किसके बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में, क्योंकि शेर शाह सूरी के द्वारा ही हुमायूं को क्या किया जाएगा, हराया जाएगा। और इसी के बाद स्थापना हो जाएगी किसकी, सूरी डायनेस्टी की। और ये सूरी डायनेस्टी चलेगी कब तक, 1540 से लेकर के 1555 तक। 15 साल तक चल पाएगा क्या, सूरी डायनेस्टी। और सूरी डायनेस्टी के ही अंतिम शासक सिकंदर सूरी को हरा करके हुमायूं भारत में स्थापना कर देगा वापस से किसकी, मुगल डायनेस्टी की। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस है जिसे हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इसका एक बार रिव्यू लेंगे, इसी के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे किसको, हमारे भारतीय इतिहास को। ठीक है।